लोगों को सिर्फ यह है कि उनका वोटिंग राइट बचा रहे, क्योंकि सरकार ने एक डर बना दिया है कि हम घुसपैठिए पकड़ने के लिए सारा कर रहे हैं। आधे भारत का एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है, क्या 10 लोगों को भी आपने घुसपैठी के तौर पे पकड़ा है? इस मुल्क में कानून दो, एक हमारे लिए एक उनके लिए। એમના 2002 ની વિગત સાથે ભરેલા 8 પુરાવા છે સર। આ લોકો 2002 પહેલાથી ત્યાં રહેતા આવ્યા છે। આવા વેલિડ મતદારોને બહાર કરવાનો જે અધિકારીઓ કારસ્તાન પોલિટિકલ પાર્ટીઝના ઇશારે કરી રહ્યા છે તે કદાપી યોગ્ય નથી। એટલે અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આજે ને અત્યારે, કેમ કે આપણે ત્યાં 14 તારીખ જ છેલ્લી તારીખ છે, આ ઇન્સ્ટ્રક્શન જાય બૂથ લેવલ અધિકારીને, ઈઆરઓને કે ના હોય તો તું કેમ્પ લગાવીને પણ આ લોકોની ત્યાં જે પણ જરૂરી છે ત્યાં પૂરું કર। આટલી મારી રિક્વેસ્ટ છે સર। थैंक यू सर। रिसीव करने के लिए ना मैं रिसीव नीचे करवाता हूँ। हाँ, एक कॉपी नीचे जो रजिस्ट्री शाखा में रिसीव करवाता हाँ, कॉपी ऊपर दीजिए सर। हूँ। साहब नहीं जोड़े रहते। जी सर, थैंक यू। ओके, देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, मैं इस वक्त अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। देश भर में तकरीबन 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, लगातार उसकी तारीखें भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन इसी बीच गांधी के गुजरात में अहमदाबाद के अंदर एक इलाका है बापू नगर, और ये सिर्फ अहमदाबाद का ही नहीं, जहां जहां द्वारका है, गिर सोमनाथ है, हर जगह जहां जहां विकास के नाम पर जो बुलडोजर चलाया गया था, जो लोग वहां पर रहा करते थे, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं पूरे गुजरात में जो बुलडोजर का शिकार हो चुके हैं। इसी बीच बीजेपी के एक विधायक दिनेश कुशवाहा का एक लेटर वायरल हुआ, जिसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि जिनके मकान बुलडोजर से तोड़ दिए गए, उन्हें जो है वो वोटिंग लिस्ट के अंदर उनकी जगह उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। विधायक साहब चाहते तो ये लिख सकते थे कि अगर वो भारतीय नागरिक हैं उसकी जांच की जाए और उसके बाद उनके नाम शामिल किए जाएं, लेकिन विधायक साहब ने साफ लिखा कि जिनके मकानों पर बुलडोजर चल गया उनको एसआईआर से बाहर कर दिया जाए, जो मतदार यादी है उसमें उनका नाम न लिया जाए। आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एडवोकेट शमशाद पठान साहब की अगुवाई में यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस को आवेदन पत्र देने आए थे, अर्जी देने आए हैं। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ बातें हम बात करेंगे शमशाद से। शमशाद, जिस तरीके से आप ये बापू नगर के लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं, तकरीबन गुजरात में जहां जहां बुलडोजर चला है हर जगह का यही हाल है एसआईआर के अंदर। देखिए, इसी को लेकर आपको याद होगा कि जब एसआईआर का ऐलान हुआ था उसके दूसरे ही दिन हम लोगों ने अहमदाबाद में यही डर दिखाया था कि जितने भी डिमोलिशन वाले इलाके हैं, ये इफेक्ट गुजरात में सबसे ज़्यादा करेगा, क्योंकि गुजरात में बुलडोजर बहुत चला है विकास के नाम पर, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के नामों को इसी तरह से जो भी चुनाव में जिसको फ़ायदा मिलने वाला है वो नेता उनके वोट कटवाने के लिए उस विधानसभा से इस तरह के ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि ड्राफ्ट रोल आने के पहले एक चुने हुए विधायक ईआरओ पे और बीएलओ पे ये दबाव बनाएंगे कि इनको फॉर्म ना दिए जाएं, इनके फॉर्म भरे हुए वापस ना लिए जाएं, और अगर वापस आ गए हैं तुम्हारे पास तो इनको ऑनलाइन ना चढ़ाया जाए। तो ये विधायक की तरफ से उन पर दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गैरकानूनी, गैर संवैधानिक है। और हमने आज कलेक्टर ऑफिस को एक आवेदन पत्र दे के ये मांग की है, और उनको उन तमाम मतदारों के सर के जो फॉर्म उन्होंने भर के बीएलओ को वापस दिए हैं उनकी भी कॉपी दी है, और ये मांग की है कि वो ईआरओ को और बीएलओ को तुरंत ये निर्देश जारी करें कि इन तमाम लोगों के फॉर्म को वो ऑनलाइन अपलोड करें और ड्राफ्ट रोल में शामिल करें। इससे खास बात तो ये कि इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि 2002 की लिस्ट में भी उनके नाम हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने वैसे ही फॉर्म दिए हैं एडिशनल कलेक्टर साहब को, और उनको ये दिखाया भी है कि ये 2002 से पहले से वहाँ पर रहते हैं। हमने हमारी बातों में ये भी कहा उनको कि अगर बिजली के खंभे के नीचे रहने वाले इंसान देश का नागरिक है तो उसका भी मत का अधिकार है। रात को पैडल रिक्शा में सोने वाला नागरिक भी अगर भारत का नागरिक है तो उसको मत का अधिकार है। सरकार के द्वारा बनाए गए रैन बसेरों में रहने वाले लोग अगर रैन बसेरों में रहते हैं तो उनको भी वोटिंग राइट्स हैं। तो इनके घर तो सरकार ने ज़बरदस्ती तोड़े हैं, और जो घर तोड़े हैं और एसआईआर की जो प्रक्रिया है
उस दरमियान इलेक्शन कमीशन कोई भी कानूनी तौर पर किसी के नाम ट्रांसफर करने की, नाम को सुधारने की, नए नाम ऐड करने की कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा था। अच्छा, अभी तक ये लगता था कि बुलडोजर आपके सिर्फ मकान छीनता है, लेकिन अब बुलडोजर जो आपका संवैधानिक अधिकार है, मताधिकार, उसको भी छीनने की कोशिश बुलडोजर से की जा रही है। देखिए, ये पूरा एक परसेप्शन बनाने की जो लड़ाई है, क्योंकि बुलडोजर से जो लोग विस्थापित हुए हैं वो लोग अब उस जगह पर नहीं रह रहे हैं। तो जब बीएलओ या कोई भी अधिकारी वहां जाएगा तो वहां पर वो लोग नहीं मिलेंगे, तो वो उनके नाम काटेगा। ये पूरे गुजरात का पिक्चर है, क्योंकि बुलडोजर गुजरात में आज से नहीं चल रहा है। अब बुलडोजर जो है गुजरात में 2004-05 से, जब इस शहर को मेगा सिटी बनाने के नाम पर तामझाम किया गया था, तब से बुलडोजर चल रहा है। हमारा रिवर फ्रंट उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बीआरटीएस का प्रोजेक्ट उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारा द्वारका का जो कोस्टल डेवलपमेंट के नाम पे पूरा डिमोलिशन किया जा रहा है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये ऐसी जेट बनाने के नाम पे अदानी को जो ज़मीनें दी गई और लोगों के घर तोड़े गए वो एग्जाम्पल है। ऐसे कई सारे लोगों को बेघर 2004 से लगातार ये सरकार कर रही है। तो वो लोग अब अपनी जगहों पर मौजूद नहीं होंगे, तो उनके एसआईआर के फॉर्म कहाँ आएंगे, वो कहाँ पर जाके चेक करेंगे कि उनके वो अगर उनको मिल भी गए फॉर्म तो भी बीएलओ उसको अपलोड नहीं कर रहा है। बीएलओ को जब ये दबाव बनेगा अगर सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि हम स्पष्ट तौर पर ये मानते हैं कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है, और अगर वो सत्ता पक्ष के इशारे पे काम नहीं करता तो उनकी ये जवाबदारी थी कि ऐसा पत्र अगर उनको मिला था तो उनको लोगों के बीच जाना था और उनको ये आश्वासन देना था कि हमको ऐसे किसी भी राजनीतिक पक्ष का पत्र मिलेगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ खड़े हैं, हम हर सच्चे मतदार के साथ खड़े हैं, उसके वोटिंग राइट्स को बचाने के लिए खड़े हैं, और ये सारी प्रक्रिया जो है वो सच्चे मतदारों को ढूंढने के लिए की जा रही है, ऐसा चुनाव आयोग दावा करता है। तो हम इस चुनाव आयोग से ये पूछते हैं, तो आपके उस दावे का क्या हुआ जिसमें आप ये कहते हैं कि एक भी सच्चा मतदार जो है वो बाकी नहीं रहना चाहिए? तो अगर कोई धारासभ्य या कोई नेता इस तरह का दबाव बनाता है तो आपको एक प्रेस स्टेटमेंट तुरंत जारी करना चाहिए था कि हमको इस तरह का पत्र मिला है। लेकिन जो लोग जेन्युइन वोटर्स हैं उनको घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने 2002 की डिटेल्स दें। अगर उनके पास वो डिटेल्स नहीं है तो उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो ड्राफ्ट रोल के बाद तैयार रखें, हम वो ड्राफ्ट रोल लेके अगर वो जेन्युइन है तो उनके नाम शामिल करेंगे। गुजरात के एक बड़े अखबार की एक बड़ी रिपोर्ट है आज, जिसमें कहा गया है कि गुजरात के तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ मतदाताओं पर सवालिया निशान लग चुका है आज। देखिए, इसमें कई तरह के लोग हैं, जिसमें ऐसे भी लोग हैं जो बड़े तादाद में हैं। हाँ, जो गलत है, जो डुप्लीकेट है वो तो डिलीट होने चाहिए, जो मर गए उनके भी नाम निकाले जाने चाहिए। बट उसमें इस तरह के लोग हैं जो एब्सेंट हैं या शिफ्ट हैं। एब्सेंट और शिफ्ट में भी कई सारी कैटेगरी है, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी जो कैटेगरी मानता हूँ वो डिमोलिशन से बेघर हुए लोगों की है। बिल्कुल, जो अपने घरों से बेघर हुए हैं, उनके पास घर नहीं है, वो कहाँ बीएलओ को ढूंढने जाएंगे, वो कहाँ ईआरओ को ढूंढने जाएंगे, वो अपना घर तो ढूंढ नहीं पा रहे, सर छुपाने के लिए, अपने बच्चों को करने के लिए। आज भी कई सारे ऐसे जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके बच्चों का स्कूलों में एडमिशन नहीं हुआ है, वो एसआईआर का फॉर्म कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो वैसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। तो ये शमशाद, ये कैसा गुजरात मॉडल है, ये कैसी राजनीति है कि एक तरफ हमने देखा कि सारे रेडी पटरी हटाई जा रही है, जो रेडी पटरी लगाते हैं उनको हटाया जा रहा है, आपके रोजगार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया, और उसके बाद आपको उलझा दिया गया, आप एसआईआर के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करें या पॉक्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करें। तो आप 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आप ध्यान देंगे, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, या अपने मताधिकार को बचाने के लिए ध्यान देंगे? बड़ा सवाल यहाँ पर गरीबों पर उठ चुका है। ये देखिए, ये जो है सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। अगर वो चाहती तो चुनाव आयोग को ये निर्देश देती कि जो भी वोटर्स हैं, आपको उसमें जो भी डाउटफुल लग रहे हैं, आप उनसे डिमांड कीजिए। जो और आज आधार जो है वो आपके इलेक्शन कार्ड के बाद आई हुई एक डॉक्यूमेंट है। अगर आधार में आप एक आधार नंबर डालते हैं तो दूसरा आधार नंबर उस पर जनरेट नहीं होता है, तो क्यों इलेक्शन का एपिक नंबर डालने से ये गलती नहीं पकड़ी जा सकती कि इस इंसान के पास कितने एपिक कार्ड हैं? या इंसान आपने आपके डेथ और बर्थ का जो आपका डिपार्टमेंट है उससे क्यों डिटेल नहीं मांगी? क्योंकि आपके तो हर बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको पता है कि 18 साल में बच्चा कब बच्चा 18 साल का हो रहा है, कब वोटर बन रहा है, तो आपने उनसे क्यों डिटेल नहीं मांगी? हाँ, हर बार जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें डिटेल दी जाती है कि इतने वोटर पहली बार 18 साल के हो चुके हैं, ये पहली बार वोट डालेंगे। तो सॉफ्टवेयर वगैरह भी है डुप्लीकेशन के डुप्लीकेट वोट कैसे डिलीट करना, सब कुछ मौजूद है चुनाव आयोग के पास में, उसके बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल चुनाव आयोग चाहे तो इसको बहुत आसानी से कर सकता है,
क्योंकि उनको सिर्फ करना यह है कि आपको आपके जो भी विधानसभा है वहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं, आपके पास रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उनसे एक डिटेल्स आप मांग लें कि कौन से वोटर्स के सामने आपको ऑब्जेक्शन है। अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उस पर्टिकुलर वोटर्स को आप नोटिस दे के बुलाइए, ना कि पूरी विधानसभा के वोटर्स को लाइन में खड़ा कर दीजिए। ये चुनाव आयोग बहुत आसानी से कर सकता था, लेकिन चुनाव आयोग जब सरकार के सारे काम करता है तो सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरह से लोगों को नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर दिया, जिस तरह से जीएसटी के नाम पर छोटे उद्योगपतियों को रास्ते पर ला दिया, उसी तरह से बार बार लाइन में खड़ा करना ये सरकार, क्योंकि पिछले 2 महीने 3 महीने से आप देख रहे होंगे कि लोग सिर्फ एसआईआर की बात करते हैं। लोग उनके रोजगार छीन ले उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लोग उनके घर छीन ले उन पर बात नहीं कर रहे हैं, लोग बेकारी पर बात नहीं कर रहे हैं, लोग स्वास्थ्य के मामलों पर बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ यह है कि उनका वोटिंग राइट बचा रहे, क्योंकि सरकार ने एक डर बना दिया है कि हम घुसपैठिए पकड़ने के लिए सारा कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता है कि आज पहले बिहार में हुआ और उसके बाद 12 राज्यों में हुआ, 12 राज्यों और बिहार यानी 13 राज्य भारत के, यानी आधे भारत का एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। क्या 10 लोगों को भी आपने घुसपैठिए के तौर पे पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। आप सिर्फ ऐसे लोगों को नाम निकालेंगे और कहेंगे कि ये लोग डाउटफुल लोग थे, तो उसके सामने हमारा विरोध है। उसके सामने हम अगर जरूरत लगी तो हम डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। एक आखिरी सवाल, ये एक मामला आया सामने, देश के ही शायद उत्तर प्रदेश का मामला है कि एक मुस्लिम लड़का था, किसी लड़की से उसको ऑनलाइन मोहब्बत हुई, बांग्लादेश की लड़की थी, वो आई, उससे उसने शादी की, कोर्ट मैरिज वगैरह जो भी कर देते किए। अचानक किसी पड़ोसी ने जाकर उस पर कंप्लेन कर दी कि भाई हमें इस पे शक है, ये डाउटफुल है। पुलिस आई, दोनों मियां बीवी को पकड़ कर ले गई। दूसरा एक मामला हमारे सामने है, पाकिस्तान से एक आई थी सीमा हैदर, उसका एसआईआर में क्या हुआ? तो ये दोहरा चरित्र भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। अब ये दोहरा चरित्र तो बहुत पहले से है, इसीलिए किसी ने कहा इस मुल्क में कानून दो, एक हमारे लिए एक उनके लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।